बात हम करने वाले हैं आईवीएफ, मुझे लगता है कि वो उम्मीद की किरण आज आप बहुत सारे लोगों के लिए बनने वाली है। मेरा जो सेंटर का नाम है वो होप है। 26-27 तक शादी कर लो एंड आप ना 1 साल रुके, एटलीस्ट 30 से पहले तो आपको कंसीव कर लेना चाहिए। तो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में जब जिंदगी की शुरुआत होती है तो सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं होता, सवाल होता है उस उम्मीद का भी। जब कोई महिला कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से आईवीएफ शुरू होता है और उनके बीच खड़ी होती है डॉक्टर चुपचाप लेकिन मजबूती से। आज मेरे साथ डॉक्टर नुपुर अग्रवाल मौजूद हैं, जिन्होंने हजारों महिलाओं को सिर्फ मां नहीं बनाया बल्कि खुद में फिर से विश्वास करना भी सिखाया। सबसे पहले डॉक्टर नुपुर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज जो बात हम करने वाले हैं आईवीएफ स्पेशली उसमें रहेगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि वो उम्मीद की किरण आज आप बहुत सारे लोगों के लिए बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमारे पास आज आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं जब आईवीएफ कहती हूँ तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे, क्योंकि वो आईवीएफ से ना एक उम्मीद जागती है कि अब कुछ नहीं हो सका तो आईवीएफ मदद करेगा। क्या है आईवीएफ, क्या ये प्रोसेस होता है और कैसे ये लोगों की मदद कर रहा है और कैसे उसमें आप बड़ी भूमिका निभा रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा जो सेंटर का नाम है वो होप है, उम्मीद। तो जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं मैम आपका सेंटर का नाम पढ़ा और हम आए हैं और बहुत उम्मीदें लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारी उस उम्मीद को पूरा करना। तो मैं मोर देन 10 ईयर्स से इन कपल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड सच में मैंने वो खुशी उनके साथ महसूस की है जब वो 20 ईयर्स की शादी के बाद बच्चा लेके मेरे पास आते हैं और वो मिठाई खिलाते हैं। तो वो जो मिठाई हम खाते हैं, वो मिठाई जो मेरी सक्सेस और वो बच्चे की होती है, उसका स्वाद अलग ही होता है। तो उम्मीदें आजकल आईवीएफ से हमें ये बहुत अच्छा एक नया आशा की किरणें मिली हैं, क्योंकि जो पुराने, मेरे पास एक 60 साल का कपल आया था। 60 साल का मतलब अब तो ये एज लिमिट आ गई है आईवीएफ में, उस टाइम पे नहीं थी। तो उन्होंने मुझे यही बोला, मतलब हस्बैंड वो 60 एंड फीमेल वो अराउंड 55, कि मैम हमने सब कुछ ट्राई कर लिया और अब आपके पास में आकर के हमें ये सफलता मिली है। उनका एक बॉय बेबी है अभी, और मुझे जब भी वो आते हैं, अभी भी मिलने आते हैं और बोलते हैं मैम मेरे बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे हमेशा रहनी चाहिए। तो ये है आईवीएफ, दिस इज़। और इसीलिए आपने कहा कि वो होप के साथ लोग आते हैं। लेकिन आज जब हम आईवीएफ की बात करेंगे तो हम आईवीएफ में, मैं इसको 2 कैटेगरी में आपसे समझना चाहूँगी। एक तो वो जो पूरा प्रोसेस, और एक जो उसको मिथ्स अगर मैं कहूँ जो समाज में होते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने क्योंकि कहा कि वो 55 उनकी उम्र थी और इस तरह से वो आपके पास आए, इसको लेकर एज लिमिट क्या है, क्या कोई क्राइटेरिया है? और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उनके पास सिर्फ आईवीएफ रास्ता है तो उनको अभी क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स न्यू सेट कर दिए हैं। तो न्यू जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो 55 इज़ फॉर मेल और 50 है फीमेल के लिए। तो इससे ज़्यादा उम्र के उसमें हम उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे हमें बच्चे का फ्यूचर भी देखना है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 65 पे कोई पेरेंट्स बन रहे हैं तो बच्चे का फ्यूचर नहीं है। और आजकल जो है आईवीएफ में हम 50 की एज तक बच्चा दे सकते हैं। कपल्स दे आर वेरी हैप्पी। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जब कपल हमारे पास आता है तो पहले हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। आईवीएफ ही एक ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। एक मिथ ये है कि अगर हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हमारा आईवीएफ कर दिया जाएगा। तो ये भी कई कपल्स मेरे पास आते हैं कि मैम हम ना लोकल डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, क्योंकि हमें पता था अगर हम आईवीएफ क्लिनिक पर आएंगे तो हमारा आईवीएफ हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। आईवीएफ ही एक अकेला ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे कपल्स सिर्फ मेडिसिन से भी कंसीव करते हैं और या फिर कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कपल्स रॉन्ग डेज पे ट्राई कर रहे हैं, वो राइट डेज पे ट्राई ही नहीं कर रहे। आजकल कॉर्पोरेट कल्चर है, स्ट्रेस, वर्क स्टाइल, तो वो बोलेंगे मैम हमने मंथ में 2 बार ट्राई किया, एक बार उस दिन एक बार उस दिन, वो डेज ही राइट नहीं थे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ आईवीएफ ही एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेडिसिन, राइट वे, काउंसलिंग, स्ट्रेस, कभी कभी बस कपल स्ट्रेस ले रहा होता है। मैं उनको बोलती हूँ आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, वॉक करो, आधा घंटा मेडिटेशन करो, टेंपल जाओ, एंड आते हैं 2 मंथ्स के बाद। बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल का रोल हमारे उसमें इतना ज़्यादा है कि आई थिंक मेडिसिन एंड आईवीएफ का 50% एंड 50% इज लाइफस्टाइल। पेशेंट्स कम बैक टू मी 2 महीने के बाद आते हैं, मैम थैंक यू सो मच, मैम यू आर लाइक गॉड टू मी एंड ऑल दो थिंग, जो कि हम नहीं है। कि मैम आपने जस्ट एक छोटी सी काउंसलिंग की एंड नाउ टुडे वी आर प्रेग्नेंट। आई एम श्योर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप सोचिए ना कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा या आपको इस तरह
की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब आप आधा तो स्ट्रेस में वैसे ही चले जाते हो। अब आपने 2 चीज़ें यहाँ पर बताई जिस दोनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो आपने कहा लाइफस्टाइल, जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि हो सकता है आप सही डेट्स पर नहीं ट्राई करें, तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसको आप और सरल भाषा में समझा सकते हैं? सरल भाषा में होता है ओवुलेशन पीरियड। ये हमारा एक हफ्ता होता है पूरे मंथ में, जिस टाइम पे ही कपल कंसीव कर सकता है। कभी कभी हम उनको इतना स्ट्रेस देते हैं, नहीं आप पूरा मंथ ट्राई करो, और वो पॉसिबल नहीं है। आजकल दोनों कपल्स वर्किंग हैं, टाइम्स मैच नहीं करते, किसी का नाइट ड्यूटी है, डे है, तो वी टेल देम कि ये एक हफ्ता है, इसको आप थोड़ा सा टाइम दो, एटलीस्ट ऑल्टरनेट ट्राई करो, एंड मोस्ट ऑफ देम विल कंसीव ऑन दोज डेज। तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं, ऐप्स आ रहे हैं, उसमें भी ओवुलेशन पता चलता है, किट्स अवेलेबल हैं, होम किट्स अवेलेबल हैं, बस आप चेक करोगे एंड यू विल नो कि मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया है, वो वाला ट्राइंग, एंड यू कैन ट्राई। और नहीं तो एक्सपर्टीज तो इज ऑलवेज देयर। हम लोग अल्ट्रासाउंड से वी कैन टेल देम दोज 4 days कि बस आप ये 4 दिन ट्राई करो, बाकी दिन भूल जाओ, एंड यू विल कंसीव। Okay. हाँ, That's so very interesting. so those are the days most of the couples don't know, so we tell them and they conceive. बस इतना ही करना होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आईवीएफ की जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब आपको उस प्रोसेस तक जाना ही ना पड़े। अच्छा, आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की। अब क्योंकि कई बार आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, दोनों काम करते हैं, और ऑफिस कल्चर, जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आप आधा दिमाग तो आपका वहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और फिर वो घर पे आके आपको लगता है कि उस वजह से नहीं हो पाता, तो आप उसके लिए कैसे समझा पाएंगे कि सही लाइफस्टाइल कैसे उसमें की जाए और कितनी ज़रूरी है? मेरे पास जो कपल्स आते हैं, हाफ ऑफ देम आइदर हस्बैंड इज वर्किंग लेट नाइट या वाइफ इज वर्किंग लेट नाइट, तो उससे एक तो हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जो हमारा एक सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो पुराने ज़माने में बोला जाता था कि टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, तो बॉडी भी उसी को एक्सेप्ट करती है। हमने चेंज डेफिनेटली कर दिया है, बट वो हार्मोन्स नहीं चेंज हुए हैं बॉडी के। तो हम हमेशा उन्हें ट्राई करते हैं उन्हें बोलने का कि आप एक राइट टाइम पर अपना एक जो वर्क कल्चर है उसको रखो। कोशिश करो डे ड्यूटीज देन नाइट ड्यूटीज, अगर एटलीस्ट ड्यूरिंग दोज ओवुलेशन टाइम, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल ये लगा, हम आपको बोलेंगे आप डे में ट्राई करो, यू आर स्लीपी, तो बेटर है कि एक तो टाइमिंग्स शुड बी राइट, दूसरा स्ट्रेस, जो काम आप कर रहे हो डू इट देयर, घर आने के बाद फॉरगेट अबाउट इट एंड स्टार्ट योर पर्सनल लाइफ। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी एक कपल मेरे पास गुड़गांव से आए थे एंड दे वर लाइक कि मैम नाउ अब हम प्लान कर रहे हैं तो हम ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, तो देर आर फ्यू वेज लाइक दे वांटेड टू गो फॉर आईयूआई, बट दे वर आस्किंग कि मैम अच्छा अब आप हमें थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बता दो। सो आई स्टार्टेड ऑल दोज थिंग्स एंड देन आई सेड नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, एंड देन हस्बैंड स्टार्टेड स्माइलिंग, मैम इज इट ओनली फॉर मी, इनके लिए नहीं है। तो ये आजकल जो एक लेटेस्ट ट्रेंड है कि हमें बोथ द पार्टनर्स दे आर मोर इनटू स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो वो हर तरह से प्रॉब्लमेटिक है। वो कंसीविंग में भी इशू कर रहा है, वो स्पर्म काउंट भी कम कर रहा है, एग्स का रिजर्व भी कम कर रहा है, एंड फाइनली बेबी में भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं। सो दैट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंसीविंग तक ही उसका रोल है, अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो उसमें भी डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। अगर आप स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग इज मोर डेंजरस, बोथ आर डेंजरस, स्मोकिंग इज इवन मोर। अच्छा, बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इससे? जैसे कि आंखें छोटी होना, मुंह छोटा, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है जो आजकल बहुत कॉमन है, एंड मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। हाँ, तो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, एंड बेहतर भविष्य के लिए तो डेफिनेटली, एंड मोबाइल वाइब्रेशंस जो कि हम कोई भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। वी आर ऑलवेज कीपिंग अवर मोबाइल, हम अपने पॉकेट में रख के चलते हैं, एंड वो पूरा मेल का डायरेक्ट वाइब्रेशन जाता है स्पर्म काउंट, एंड वो जो हमारे पास लो स्पर्म काउंट आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता, मैम हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है। आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप पूरा टाइम 100% टाइम यू आर टेकिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम मोबाइल, तो यू शुड नॉट कीप योर मोबाइल इन योर पॉकेट। वो भी उसमें प्रॉब्लम है। एंड आईटीज वालों के लिए तो लैपटॉप, बहुत सारे आईटी वालों का गैजेट, बिकॉज दे वर्क, वो 12 आवर्स दे वर वर्किंग कीपिंग इट ऑन। ओके, तो मतलब उनको लग रहा है कि कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ यही है, मोबाइल है या लैपटॉप है। सो आई एडवाइज देम टेक अ टेबल, सिट ऑन चेयर एंड डू इट। वो जो अपने लैप पर रख रहे थे एंड दे डिडंट इवन नो, उससे उनका स्पर्म काउंट कम हो गया था, दैट हीट जो वो ले रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक से लाइफस्टाइल हैं जो हमें पता ही नहीं होता, एंड वी दे कम, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, और मैं जब उनको ये सब बताती हूँ 2 months के बाद दे कम
एंड दे आर पॉजिटिव। आपने कहा कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो शायद लोगों को मालूम भी नहीं, और मैं भी जब आपसे बात करी तो मुझे भी बहुत कुछ नया पता चल रहा है। लेकिन अब वो वाली कंडीशन या वो वाली सिचुएशन आप मुझे समझाइए जब ये सब ट्राई कर लिया लेकिन तब नहीं, तब तो मेडिकल इशू कुछ हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है जिसके बाद फिर आईवीएफ आपको लेना ही पड़ेगा, कोई और आपके पास ऑप्शन देखो नहीं जो मेजर थिंग्स है, अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, अगर एग काउंट बहुत कम है, एग काउंट की बात करते हैं तो लेट मैरिजेस आजकल जो है बढ़ती उम्र में लोग माँ बन रहे हैं। 35 तो बहुत कॉमन एज हो गई है। 35 के बाद मैरिज होती है, मैरिज के बाद भी उनको लगता है 2-3 साल तो हमें सेटल होना चाहिए, एंड उसके बाद दे प्लान। तो तब तक वो जब मेरे पास आते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उनको बोलूँ अभी आप 2 मंथ्स ट्राई करो। आई एम लाइक कि आप आ गए हो, टाइम से आ गए हो, फटाफट आईवीएफ करा लो। सो देयर और ट्यूब्स बंद होना दोनों, तो ये कुछ इंडिकेशंस है जब हम कपल को बोलते हैं कि आप डायरेक्ट आईवीएफ के लिए ही चलिए। ओके अच्छा, एक नॉर्मल मैं मतलब अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो ये जो एज वाला फैक्टर है, क्योंकि हमने भी हमेशा से सुना है कि आप 26-27 तक शादी कर लो एंड आप ना 1 साल रुके, एटलीस्ट 30 से पहले तो आपको कंसीव कर लेना चाहिए। तो इसमें ये मिथ है, ये सच्चाई है, या ये मेडिकल साइंस भी क्या कहते हैं? जो मेडिकल साइंस है ना, कुछ कुछ ओल्ड साइंस पे बिलीव करती है। तो जो पुराने लोग बोलते थे ना जल्दी से शादी कर लो और बच्चे कर लो, तो दैट वो सही था। तो अभी 35 के बाद आ रहे हैं फिर वही जो हम एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट क्या फेस कर रहे हैं। 35 के बाद आते हैं, टाइम बहुत कम है, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग एंड दे आर वेरी वरिड कि मैम अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, अब आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से बच्चे चाहिए। आधा स्ट्रेस वही हो गया मेरे पास, लिटरली वो इस तरह से आते हैं ऑन बिल्कुल स्ट्रेस, मैम अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लेट जो हमारे पास मैरिजेस हैं प्लस कॉर्पोरेट कल्चर प्लस करियर ओरिएंटेशन, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड सेकेंडली फर्स्ट मैंने कोरोना के बाद एक ट्रेंड देखा कि दे हैड 1 बेबी जो 31-32 पे किया हुआ था, एंड दे फॉरगॉट कि अब ठीक है हमारे पास एक बच्चा है। कोरोना में किड्स वर वेरी लोनली एंड दे वर बिहाइंड देयर पेरेंट्स कि नहीं हमें एक और भाई बहन चाहिए मम्मा हमारे को खेलने के लिए। एंड फिर मैंने कपल्स का ट्रेंड देखा एट द एज ऑफ 36-37 दे वर लाइक कि मैम वी वांट 1 मोर बेबी, अब हमें चाहिए। तो ये एक अब मुझे एक नया ट्रेंड दिख रहा है कि वो उसके लिए फिर आईवीएफ, फिर फर्स्ट नेचुरल हुए एंड सेकंड वो आईवीएफ पे जा रहे हैं। ओके तो ये अब इसमें, क्योंकि अगेन आपके बात में मेरा अगला सवाल है कि ये जैसे एक नेचुरल बेबी जो नॉर्मल तरीका है कंसीव करने का और एक आईवीएफ, दोनों बच्चों में क्या कोई फ़र्क भी होता है? अब ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास बच्चे आते हैं मैम हमारा बच्चा आईवीएफ है तो वो तो औरों से अलग होगा, वो तो पढ़ाई में कैसा होगा, वो तो लुक, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन अब मैं इतना साल हो गए हैं तो मेरे पास बच्चे मिलने आते हैं बहुत सारे, एंड दे आर वेरी हेल्दी, वेरी लवली लुकिंग और बहुत इंटेलिजेंट है। अब वही पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं कि मैम हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। वो सेकंड बेबी के लिए भी आते हैं मेरे पास कि मैम अब हमारा सेकंड नहीं हो रहा है, फर्स्ट हो गया है तो अब आ जाओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कोई एबनॉर्मल बेबीज नहीं दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि मैम हमारे फैमिली को तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा अभी भी लेके टैबू है आईवीएफ को। तो उनका ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम क्या हमारी फैमिली को पता चलेगा ये आईवीएफ बेबी है? तो नहीं, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर इवन बेटर देन आई फील कि कुछ कभी कभी जैसा मेरे पास रिव्यू आता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड क्योंकि वो एक हम बड़ा बेस्ट सा एम्ब्रियो लेके डालते हैं तो दे आर डूइंग वेल एंड कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों। अच्छा आपने अभी तक, क्योंकि आपने तो इतने सारे केसेस देखे होंगे, आपने कोई ऐसा केस, क्योंकि कई चीज़ तो नेचुरल भी होती है, आपने कुछ देखा कि कोई ऐसा डिफेक्ट हो आईवीएफ कराने के बाद जो मतलब आपको लगे कि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखो आईवीएफ में थोड़ा बहुत डिफेक्ट का रेट बढ़ता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम टेस्ट करते हैं एंड वी मैनेज, हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं उसको, एंड वो पूरा फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचता है, हम पहले ही उसको डायग्नोस कर लेते हैं। और वो चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, जो ओल्ड एज में आजकल जो हम देख रहे हैं उसमें भी जेनेटिक डिफेक्ट्स के जो वो है ज़्यादा कॉमन है, प्लस आईवीएफ में भी थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, बट वी कैन डायग्नोस। तो वो मुझे फाइनल बच्चे तक नहीं दिखता क्योंकि हम वो पहले ही डायग्नोस, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं, हालांकि डायग्नोस, तो उसमें डिफेक्ट किस तरह का होता है, मतलब कुछ वो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, इक्सी
एंड ये तो उसमें कभी कभी क्योंकि हम स्पर्म खुद सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई डिफेक्टिव स्पर्म बहुत रेयर है ये वाली चीज़, ये एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि, बट कभी कभी वो एक जेनेटिक कुछ मिस हो सकता है एंड उससे जेनेटिक इश्यूज आ सकते हैं, बट दोज कैन बी टेस्ट। तो क्या जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि कई बार आपने भी अपने आप तो कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे कि मतलब प्रॉब्लम है एंड देन जो बच्चा हो रहा है वो भी डिफेक्टिव ही देन है, तो क्या उसको भी डायग्नोस किया जा सकता है? मतलब उस तरह की टेक्नोलॉजीज है हमारे पास? टेक्नोलॉजी मैंने जब इनिशियली स्टार्ट की थी प्रैक्टिस और आज की प्रैक्टिस में आई कैन टेल यू द चेंज। जब मेरे पास फीमेल्स आती थी 2021 तो हम थोड़ा सा वी हैव टू सी फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो, तो मैं कुछ टेस्ट अवॉइड कर देती थी कि अभी 20 के एज में देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। आज चाहे वो 20 की फीमेल मेरे पास आती है या मेरे पास 40 आती है, मैं सारे जेनेटिक टेस्टिंग कर रही हूँ टू अवॉइड ये कि एक डिफेक्टिव बच्चा एक बर्डन खुद के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी एंड सोसाइटी के लिए भी है, बिकॉज रियली वी फील बैड टू सी। और अगर आप पहले से अगर आप कुछ कर सकते तो व्हाई नॉट? तो इसलिए वी आर डूइंग टेस्टिंग्स एंड आजकल दिस इंसिडेंस हैज बिकम वेरी वेरी लेस। टेक्नोलॉजी दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि अगर वो महिलाएं भी इस वक्त हमें देख रही हैं जो कंसीव कर रही हैं या जो डिलीवरी वाले स्टेज पर भी पहुंच गई, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ट्रेंड के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये फ्रीजिंग का जो ट्रेंड है ये इस वक्त मुझे लगता है कि अभी हम जो बात कर ही रहे थे, तो मैं जो भी फीमेल्स मेरे पास आती है, गर्ल्स आती हैं एंड दे आर 28 29 और वो अभी कुछ भी नहीं सोच रही हैं मैरिज के लिए, तो आई एम रियली प्रमोटिंग देम कि प्लीज़ अपना जाके एग फ्रीज करा लो ताकि 35 के एज पे स्ट्रेस लेके नहीं आओ कि मैम अब मैं क्या करूं। इवन अगर आपका मैरिज हो गई एंड यू आर प्लानिंग कि अभी मैं 5 साल बाद बच्चे करूंगी, तो प्लीज अपने एग्स फ्रीज करा लो। क्या होता है, मतलब आप सरल भाषा में समझा सकते हैं? उसमें क्या होता है कि हम आईवीएफ की तरह ही जाते हैं एंड बहुत सारे अंडे बना लेते हैं फीमेल्स के, वो लेकर हम लैब में रख लेते हैं। तो वो दो तरीके से रखते हैं। अगर फीमेल की शादी हो गई है, उनका पार्टनर है, तो हम साथ में स्पर्म लेके पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं, उसके चांसेस थोड़े बेटर होते हैं सक्सेस। लेकिन अगर अभी उनके पास पार्टनर नहीं है तो वी कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। जो एग्स होते हैं वो हम निकाल करके अपने लैब में रख लेते हैं, और जब भी उनका पार्टनर होता है या जब वो चाह रहे होते हैं कि अब हमें बेबी करना है, तो वो वापस आते हैं, वो स्पर्म्स हमें देते हैं एंड हम एम्ब्रियो बना के डाल देते हैं। तो वो क्या है, बायोलॉजिकली वो 50 की हो गई हैं या 40 की हो गई हैं, बट उनके एग्स 30 के हैं। तो वो जो 10 इयर्स बैक का जो उनका सारा कुछ था वो आएगा, तो इट विल बी वेरी लो रिस्क और चांसेस ज़्यादा। ड्यूरेशन भी होता है कि इतने टाइम तक आप करा सकते हैं, इसके बाद आपको नहीं कराना चाहिए, मतलब ऐसा? एग फ्रीजिंग का कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप 30 पे कराओ, 35 पर कराओ, बट क्वालिटी पे ऑब्वियसली जितनी जल्दी करा लोगे क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। बट जिन्होंने अभी तक नहीं कराया एंड दे वांट, तो अभी भी वो लेट नहीं है, जाकर मिले, गेट देयर टेस्टिंग डन एंड पॉसिबल तो कराएं एग फ्रीजिंग एंड फॉर स्पर्म फ्रीजिंग ऑल्सो। मर्द, अच्छा, ओके, हाँ, ये हम लोग एक्चुअली क्या होता है, इंडियंस सोचते हैं हस्बैंड्स मेल्स दे आर वेरी गुड, मतलब हमें तो कुछ होगा ही नहीं, वो आते हैं बाहर बैठ जाते हैं। अब तो टेंडेंसी चेंज है, बट जो ओल्ड है कि मैम देख लो इनको क्या प्रॉब्लम है, नहीं, आजकल वी डू सीमेन टेस्ट ऑल्सो, वी डू एग टेस्टिंग ऑल्सो। तो मेल्स भी अगर बहुत लेट प्लान करें तो दे शुड ऑल्सो गेट देयर स्पर्म फ्रीजिंग डन, क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करें, प्लस एज भी विद टाइम इफेक्ट। तो वो प्रोसेस सेम होता है, मतलब उसका भी कोई ड्यूरेशन या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, बट स्पर्म फ्रीजिंग थोड़ा इजी होता है बिकॉज उन्हें जाकर के सीधा सैंपल देना है, फ्रीज हो गया। फीमेल्स गॉड ने स्ट्रॉन्ग बनाया है तो उनको थोड़े इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं एंड निकालना पड़ता है। बट फीमेल्स को तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर एग फ्रीजिंग। अच्छा, तो आपने बताया कि लाइफस्टाइल जो है अगर हम अभी से ठीक करेंगे, और ये तो अनमैरिड, चाहे आपकी अभी शादी हुई हो ना हुई हो, आपके फ्यूचर के लिए भी है, लेकिन आपने कहा कि लाइफस्टाइल से ही कई बार 2-2 महीने आपके पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, मतलब इज इट नॉर्मल या मतलब इट इज़ नॉट नॉर्मल? यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो, बच्चों को भी प्लीज़ गिव सम स्पेस, उनको हाफ एन आवर मोटिवेट करो एक्सरसाइज के लिए, हेल्दी डाइट दो। एंड आजकल बोलते हैं मैम ये तो हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, मैम ये तो दाल नहीं खा रहे, नहीं, हमें वो कल्चर फिर से लाना है। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एंड लेस ऑफ स्ट्रेस। हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल एम्बिशियस हो गए हैं, किड्स से ज़्यादा पेरेंट्स एम्बिशियस हैं, एंड वो हमारे बच्चों को डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो पॉल्यूशन है वो भी रोल प्ले करता है। मेरे पास आते हैं कपल्स, मैम कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी अल्कोहल नहीं पिया, मेरा स्पर्म काउंट 0 क्यों है? एंड द रीजन इज पॉल्यूशन। ओके।
सो दैट इज ऑल्सो। तो उससे कैसे मतलब फिर पॉल्यूशन से केमिकल आपको- तो है ही ना, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे एग रिजर्व को इफेक्ट कर रहा है, हमारे स्पर्म काउंट को इफेक्ट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में यानी कि आप मतलब इसका और सरल भाषा में मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आप मतलब आप फिर आपको प्रॉब्लम तो हो रही है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, शरीर में दिक्कत नहीं है जो हमारे पास आ रहे हैं, ये बाहर वाली प्रॉब्लम्स ही है, वो स्ट्रेस है, वो खाना पीना है, वो पॉल्यूशन है जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। बट देन आईवीएफ ने तो बहुत लाइफ चेंज कर दी है लोगों की। अच्छा, मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी तो स्पेशलिटी है ये, और मुझे याद है वो टाइम भी जब बच्चा नहीं पैदा होता था तो मतलब आपके पास कोई और तरीका नहीं होता था, आप ज़िंदगी भर बगैर आपको बच्चे के रहना पड़ता। आपने आईवीएफ से ज़िंदगी बदलते हुए या इस पूरे मैं जनरेशन की बात करूँ तो कैसे आपने देखा कि सब बदल गया है? मैंने आपको बताया जो कपल मेरे पास आया था वो बोले मैम हम मुंबई भी गए थे ट्रीटमेंट के लिए, हम राजस्थान भी गए थे, हम दिल्ली भी गए थे, एंड लिटरली वो मतलब उन्होंने मुझे अपने कितने रिलेटिव्स भेजे हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि हमने जनरेशन चेंज देखा है। हाँ। कि जहाँ वो मजबूर थे, उनके पास आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं था और आज उनके पास बेबी है, और वो कितने कपल्स को हेल्प करते हैं, वो खुद आती हैं साथ में कि मैम प्लीज़ आप जो भी कर सकते हो इनके लिए करो। तो आई हैव सीन दैट चेंज। मेरे पास एक कपल आए थे, उनका 20 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ था। आज दिवाली पर मैं कहीं भी हूँ, मेरे पास जो पहला कॉल आता है उन पेशेंट का आता है, मैम पहचाना, हैप्पी दिवाली। क्योंकि जब वो पॉजिटिव आया था, वो हस्बैंड ऑफिस में था, वाइफ मेरे पास आपने वो रोल प्ले किया एंड हस्बैंड वाज क्राइंग फोन पर कि मैम मतलब ये तो मैंने ज़िंदगी में 2 लाइन पहली बार देखी है, ये उसका सेंटेंस था। तो उनकी डिलीवरी कोरोना में हुई, वो मेरे पास आ नहीं पाए, एंड अभी कोरोना ख़त्म हुआ तो लास्ट 2 इयर्स पहले वो मेरे पास आए, दे गॉट अ साड़ी। मैंने कहा वो नहीं था, कहते मैम ये मतलब हमारा प्यार है, और बच्चे को मिलवाने के लिए लेकर आए। तो ये चेंज मैंने देखा है कि जब वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और आज वो अपने बेबी के साथ मुझसे मिलने आए। वेरी नाइस। और बहुत सारे लोगों की तो दुआएं भी आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली। तो अब मैं अगर आपसे और सरल भाषा में समझूं, सक्सेस रेट अगर हम आईवीएफ की बात करें तो आप कितना मानते हैं? हाँ, ये जो है मिथ, जो आप बहुत टाइम से आईवीएफ मिथ के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी कपल्स को लगता है कि अब तो हम आईवीएफ करा रहे हैं तो 100% सक्सेस रेट है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम आप मुझे अगर 100% गारंटी दोगे तभी मैं आईवीएफ कराऊंगी, एंड आई एम लाइक यार प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर मैं आपको बोल दूं कि 100% है तो मैं आपको एक बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आईवीएफ का सक्सेस रेट धीरे धीरे बदल ज़रूर गया है। पहले जब हम आते थे कपल्स तो हम 30-40 देते थे, अब विद गुड टेक्नोलॉजी इक्सी ब्लास्ट हमारा 60, 70, 75 तक भी है, बट इट इज़ नॉट 100%। एंड ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर कपल को मैं बोल दूंगी आप 60% सक्सेस रेट है। एज भी डिपेंड करता है, फैक्टर भी करता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, तो ये आपको समझ कर चलना होगा। तो कुछ कपल्स मुझसे बोलते हैं मैम जब ये 100% ही नहीं है तो हम आईवीएफ क्यों कराएं, ये भी क्वेश्चन आता है मेरे पास। तो मैं उनको हमेशा अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं एमबीबीएस के लिए एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने 10 एग्ज़ाम दिए, तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो क्लियर नहीं करोगे। तो दिस इज़ हाउ आईवीएफ इज़। आईवीएफ कराओगे ही नहीं तो ज़ीरो है, कराओगे तो 50, यू कैन बी लकी इन दोज 50-60। सो दिस इज़ हाउ आई टेल। ओके अच्छा, अब मैं अगर आपसे समझूं कि क्योंकि हम नॉर्मल जब कंसीव करते हैं उसमें डिलीवरी में देखते हैं ट्विंस हो जाते हैं, कई बार तो 3 बच्चों वाला भी मैंने देखा है। तो अगर कोई आईवीएफ कराए तो इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि मुझे तो ट्विंस चाहिए? ये भी आते हैं मेरे पास कि मैम हमें तो ट्विंस ही चाहिए। तो मैं बोलती हूँ रुको ठहरो पहले तो ये डिसाइड हो जाने दो कि बेबी हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज वो ही 100% नहीं है, एंड वी कैनॉट चूज कि सिंगल होगा या ट्विन होगा। टोटली लक, एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने 2 एम्ब्रियोज डाले तो वही 2 एम्ब्रियो किसी फीमेल में दोनों चिपक सकते हैं और ट्विंस हो सकता है, और किसी में सिंगल भी हो सकता है। तो वी कैनॉट डिसाइड। और कुछ लोगों को लगता है आईवीएफ मतलब ट्विंस, क्योंकि क्या होता है हमारी सोसाइटी में, मैंने आपको अभी भी बताया कि टैबू होता है। तो अगर किसी का सिंगल बेबी है तो हम सोचते ही नहीं है कि आईवीएफ है। तो हम जब भी किसी का ट्विंस देखते हैं तो हमें लगता है शायद ही आईवीएफ, तो क्योंकि वो बन गया है तो इसलिए सबको लगता है कि अगर आईवीएफ करा रहे हैं तो ट्विंस ही होगा। ट्विंस तो पहले भी होते थे ना, हाँ, आईवीएफ से है, थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम
2 बहुत अच्छे एम्ब्रियो डालते हैं, Okay. तो इसलिए थोड़े चांसेस बेटर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन ही होगा। अच्छा, ट्विन अगर हुआ तो मुझे बताइए कि क्या दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ऐसा होता है कि एक में कुछ डिफेक्ट हो और एक में ना, ऐसा भी होता है? एक्चुअली थोड़ा सा ट्विन जो प्रेगनेंसी हाँ. होती है मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है देन Okay. सिंगल, क्योंकि सिंगल को वो पूरा स्पेस मिल रहा है, वो पूरा ब्लड Right. सप्लाई मिल रही है, तो वो बेटर ग्रो करता है। ट्विंस में थोड़ी लड़ाई जो बाहर होती है वो अंदर भी होती है। Okay, तो हाँ, I get it. कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेबी हेल्दी है और एक थोड़ा छोटा रह जाता है, तो वो हमें बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। ट्विन प्रेगनेंसी को हमें ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है, तो दैट इज़ ट्रू कि इतना इजी नहीं है। सिंगल इज़ बेटर, बट ट्विंस अगर आता है तो हमें मदर को बताना पड़ता ज़्यादा है, केयरफुल रहना पड़ता है। रेस्ट, डाइट एंड एवरीथिंग हमें थोड़ा। तो वो भी सेम एक की तरह डायग्नोस पहले हो जाता है? या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में अच्छा, हमें ठीक है। पता चल जाता है कि ट्विंस हैं या सिंगल। अच्छा, नॉर्मल हो या आईवीएफ हो, आपको अभी तक क्या समझ में आया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायग्नोज नहीं होती? वो तो मतलब अगर उस बच्चे में है तो वो तो पैदा होने पे उसके साथ होगा ही होगा। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी हो? कभी कभी बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आजकल हमारे डिटेक्ट हो जाती हैं। बहुत माइनर डिफेक्ट्स हैं जो हम अल्ट्रासाउंड में भी नहीं देख सकते हैं, वो नहीं पता चलते हैं। बाकी आजकल टेक्नोलॉजी से मेजर थिंग्स हम पता कर लेते हैं। एक और सोसाइटी में ये है, अब आप ज़्यादा बता पाएंगे, कि आईवीएफ के लिए लोग इसीलिए भी पहली उसको प्राथमिकता नहीं देते क्योंकि लगता है कि ये तो बड़ा महंगा है, बहुत पैसा लगेगा, या मतलब अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो वो उस आईवीएफ के लिए नहीं जाएगी। तो इसको आप, ये भी मिथ है? ये पूरा मिथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका थोड़ा normal, कॉस्ट तो हाँ. आएगा। जो इंजेक्शंस होते हैं दे आर एक्सपेंसिव, लैब हम यूज़ करें, आप समझ सकते हैं एक पूरा ह्यूमन लाइफ हम बाहर बना रहे हैं, तो वो हमारा लैब कितना स्टेराइल होना चाहिए, तो कॉस्टिंग है। बट आजकल अफोर्डेबिलिटी भी है, EMI फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे आए हैं, तो वो हम ईयरली पेशेंट कैन गेट देयर IVF डन, बेबी ले सकते हैं। और EMI, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, और ख़ास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है या आप जॉब आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं बच्चा हो रहा, तो वो बाकी चीज़ों को ट्राई करते हैं। लेकिन आपने बताया कि EMI के थ्रू भी मतलब वो पे कर सकते हैं, तो वो मतलब वो शुरू में मतलब यू कैन गेट द बेबी एंड देन यू कैन पे। तो वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे कपल्स अब इसको ले रहे हैं EMI एंड दे आर वेरी हैप्पी। वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा मैम, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, अब उसमें तो आप भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो कई बार कपल्स जो आते हैं ना, उनको लगता है कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है और जा रहा है, लेकिन सच बोलें कपल एंड डॉक्टर हम दोनों का एक इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी मेरे पास कपल्स आते हैं वो डेफिनेटली स्ट्रेस में होते हैं, उनके जो आसपास वाले होते हैं सब उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, तो यहाँ आने के बाद वो चाह रहे होते हैं कि उनको एक होमली एनवायरनमेंट मिले, उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो। तो मेरे पास कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं, मैम हम बहुत सारे सेंटर्स पर गए और हमने आपको चूज़ किया क्योंकि हमारे को आपके साथ वो बॉन्डिंग मिली। वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं मेरे पास, उनको एक हीलिंग चाहिए होती है, तो होप जो होता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने कपल्स के साथ इमोशनली जुड़ें। हमें उन्हें हर बार ये समझाना पड़ता है कि आप यू कैन डू इट, आपका होगा, आप चिंता नहीं करिए। तो मेरे को लगता है 50% काम तो कपल का यही हो जाता है कि उनको एक पॉजिटिव होप आ जाती है कि हमारे को बेबी मिल जाएगा। तो इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो हमारी ब्रांच में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कभी कभी मैंने अपने आप को भी इमोशनल होते हुए देखा है, कभी कभी जब कपल्स का फेलियर आ जाता है तो मैंने भी अपने आप को रोते हुए देखा है। तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में बहुत ज़रूरी है हमारे। और ये तो लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आई एम श्योर उस तरह के पेशेंट्स भी आपको मिलते होंगे डेफिनेटली। अब आखिर में मेरा आपसे आखिरी सवाल है, IVF हो या नॉर्मल जो कंसीव कर रहे हैं, कोई आपका सजेशन, या जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जिन्होंने हमें पूरा सुना भी है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशली लेडीज़? पहली बात, लेडीज़ आपको एक रोल करियर का भी मिला है, बट एक अलग रोल मिला है माँ। तो आपको अपना दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हम एक रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब आपका टाइम है उस टाइम आप अपना मातृत्व लो, करियर पूरी लाइफ टाइम चलेगा। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग, ये हमें थोड़ा सा आजकल मोटिवेशन है एंड हमें इसको ट्राई करना चाहिए।
टाइमली हेल्प लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम घर पे ट्राई करते रहते हैं, फ्रेंड से पूछते रहते हैं और जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो मिस कर देते हैं। हो सकता है आपकी एक एक्सपर्ट एडवाइस विजिट आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बचा लें। तो स्पेशली जो थोड़ा हमारी वुमेन है, दोज हु आर नॉट वर्किंग या थोड़ा बैकवर्ड एरियाज हैं, वो थोड़ा टाइम लगा देती हैं डॉक्टर के पास आने में। तो प्लीज़ टाइमली डॉक्टर के पास जाओ, उनके एडवाइस लो, अच्छा खाना खाओ, लाइफस्टाइल मेंटेन करो एंड जल्दी माँ बनो। हाँ, ये सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच। और मैंने फिर आपको कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके पास तो बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं। इसी तरह से आप लोगों की मदद करती रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ की है उसमें। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।